जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ये वतन मेरे वतन है मूवी को। फिल्म की कहानी शुरू होती है सूरत में 1930 से, जहाँ पर कि एक टीचर जो है वो अपने नन्हे मुन्ने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। और यहीं पर हम पहली बार ऊषा को देख पाते हैं, जो कि 10 साल की एक छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों को महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के बारे में बता रहे होते हैं और यहाँ पर ऊषा जो है वो बहुत ही अच्छे से सुन रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ अंग्रेजी ऑफिसर आ पहुँचते हैं और वो टीचर को बेरहमी से मारने लगते हैं। यहाँ पर ऊषा उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसकी भी पिटाई हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। और जब घर मालूम चलता है कि ऊषा ने अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश की है, तो यहाँ पर उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं और वो ऊषा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ऊषा को बाहर निकालते हैं और यहाँ में मालूम चलता है कि ऊषा के पिता दरअसल में एक जज है और वो ब्रिटिश एम्पायर को बहुत मानते हैं और उन्हें देश की आजादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके कुछ सालों के बाद वो बम्बई में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कि हम 1942 के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि देश के बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और यहीं पर ऊषा भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी, लेकिन तभी यहाँ पर अंग्रेजी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो इन लोगों को मारकर भगा देते हैं। अब बाद में ऊषा और उसके दोस्त जो है वो बलवीर सिंह नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य है और वो सभी लोग आजादी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके बाद ऊषा जो है वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके पिता जो है वो अभी भी चर्चिल की स्पीच की तारीफ कर रहे हैं। बाहर जाने पर उसके पिता एक सरप्राइज देते हैं। दरअसल में उन्होंने एक नई कार लेकर आए थे और उस कार पर ब्रिटिश एम्पायर का फ्लैग लगा हुआ था। ये देखकर यहाँ पर ऊषा उनसे कहती है कि चर्चिल की कार आप ही को मुबारक, और यहाँ से वो चली जाती है। अब ये सारी बातें ऊषा जो है वो अपने खास दोस्त कौशिक को बताती है कि मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कौशिक हमेशा ऊषा के साथ रहता और हमेशा उसका सपोर्ट करता है। जिसके बाद वो लोग बलवीर सिंह के पास जाते हैं। बलवीर सिंह उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता है और अब ऊषा के सभी दोस्त अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने लगे थे और ऊषा के कौशिक और फहाद दोनों दोस्त इस कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। ये देखकर ऊषा को बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ऊषा ने अभी ये बात अपने घर पर नहीं बताई है। अगर वो ये बात घर पर बता देगी तो उसे मालूम है कि उसके पिता जो है वो जरूर गुस्सा करेंगे। अब पार्टी के काम से वो एक जगह पर पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि पास के घर से एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है फिरदौस इंजीनियर से। तो फिरदौस उन्हें घर के अंदर इनवाइट करता है और उन्हें भी डांस करवाता है। यहाँ पर ऊषा और कौशिक जब डांस कर रहे होते हैं, तभी ऊषा की नजर पड़ती है एक रेडियो सिस्टम पर। इसे देखकर वो कहती है कि ये किस तरह से चलता है। तो यहाँ पर फिरदौस उन्हें बताता है कि इस रेडियो के द्वारा पूरे देश में पॉडकास्ट किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फहाद जो है वो ऊषा और कौशिक को राम मनोहर लोहिया के बारे में बताता है कि वो मेरे लिए हीरो है और वो खुफिया तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं। अब जब ऊषा अपने घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर उसके पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऊषा जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है। तो यहाँ पर ऊषा उन्हें बता देती है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही है, लेकिन पिता को तो पूरी तरह से शक था, इसलिए वो ऊषा से अपनी कसम खिलवाते हैं और कहते हैं कि तुम कांग्रेस पार्टी कभी भी ज्वाइन नहीं करोगे। जिस पर ऊषा भी अपने पिता की कसम खा जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में आती है तो वो बहुत रोती है, क्योंकि उसने तो कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी ज्वाइन कर ली थी। अब कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी जी की बम्बई में ही प्रार्थना सभा होती है और यहाँ पर ऊषा अपने दोस्त कौशिक के साथ पहुँचती है। तो इसी सभा में एक लड़की जो है वो महात्मा गांधी जी से एक सवाल पूछती है कि हम सभी लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हम सभी को ब्रह्मचर्य अपना लेना चाहिए। जिस पर कि गांधी जी जवाब देते हैं कि इस चीज पर सिर्फ और सिर्फ खुद का निर्णय है, जो भी चाहे ब्रह्मचर्य को अपना सकता है और जो चाहे वो नहीं भी अपना सकता है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ऊषा जो है वो खड़ी हो जाती है ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए, लेकिन तभी वो बाजू में देखती है कि उसका दोस्त कौशिक जो है वो नहीं खड़ा हुआ है और वो ऊषा को गंभीरता से देखता है और वो खड़ा नहीं होता है। जिसके बाद ऊषा जो है वो ब्रह्मचर्य की कसम खा लेती है। बाहर आने पर कौशिक यहाँ पर ऊषा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौशिक को ऐसा लगा कि उसने हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था, लेकिन यहाँ पर ऊषा उससे कहती है कि जब तक सब कुछ आसान था तब तक तुम मेरे साथ रहे, लेकिन आज बात बलिदान की आई तो तुम पीछे हट गए। तब यहाँ पर कौशिक जो है वो ऊषा को छोड़कर चला जाता है और फिर गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हो चुका था, जहाँ पर की ऊषा के साथ कौशिक और फहाद दोनों ही शामिल थे और इस आंदोलन में उन सभी लोगों ने हिस्सा भी लिया था। तो सब कुछ सही चल रहा था। ये आंदोलन को ऊषा और उसके दोस्त जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है और भी बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलनकारियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और कांग्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन होता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और सारे आंदोलनकारी भी जेल में थे। तब यहाँ पर ऊषा कहती है कि हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को इसलिए हारे थे क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था और अब सिर्फ एक ही चीज है जो कि पूरे भारत को जोड़ सकता है और वो है रेडियो। इसलिए वो लोग फिरदौस इंजीनियर के पास पहुँचते हैं और वो उससे पॉडकास्ट वाले रेडियो की मांग करते हैं, लेकिन फिरदौस उनसे कहता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जिसके बाद ऊषा और उसके दोस्त जो है वो पैसे जोड़ने में लग जाते हैं, लेकिन सब कुछ जोड़ने के बाद भी उनके पास 500 रुपए के आसपास ही हुए थे।
थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ऊषा की दादी आती है और दादी यहाँ पर ढेर सारा सोना लेकर आती है और वो उनसे कहती है कि इनको बेचकर आराम से 4000 रुपए मिल जाएंगे। और वो कहती है कि वो भी अपने भारत देश को आजाद होता हुआ देखना चाहती है। और यहाँ फिरदौस इंजीनियर के घर पर ही एक नौकर था जिसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पुलिस को बता दी थी, जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता है। तो अब ऊषा और उसके दोस्त जो है वो पॉडकास्ट वाले रेडियो को शिफ्ट करने लगते हैं और वो पुलिस ऑफिसर जो है वो इन सभी को ये सब कुछ करता हुआ देख रहा होता है। फिरदौस इंजीनियर उस रेडियो को सेट करता है और फ्रीक्वेंसी मैच कर कर उसे पूरी तरह से रेडी कर देता है। तब ऊषा और उसके दोस्त को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सबसे पहले पॉडकास्ट कैसे शुरू करें। उनके पास बहुत सारी कैसेट है जिनमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी की रिकॉर्डिंग है और वो उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को रेडियो पॉडकास्ट पर शुरू करेंगे और यही उनका प्लान था। तो रात को 8:30 बजे ऊषा जो है वो इस रेडियो पॉडकास्ट को शुरू करती है और वो शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत से शुरू करते हैं, वंदे मातरम से। धीरे धीरे करके ये रेडियो की आवाज जो है वो देश के विभिन्न जगह पर पहुंचने लगती है और सभी लोग इस रेडियो को सुनने लगते हैं। लेकिन इसके बारे में अंग्रेजों को भी मालूम चल चुका था कि कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि बैन होने के बाद भी अभी भी चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इसे बंद करवाने का ऑर्डर दिया जाता है। अब धीरे धीरे कर कर इस रेडियो के बारे में सभी लोग जानने लगते हैं और इसकी आवाज जो है वो देश के विभिन्न जगह पर पहुंचने लगती है। अब एक दिन पॉडकास्ट करने के बाद जब ऊषा वापस लौट रही थी तो घर पर उसके पिता पूछते हैं कि आखिर वो इतनी रात को कहां पर गई थी, जिस पर ऊषा बताती है कि उसने चिट्टी सर की लॉ की क्लास ज्वाइन की है, जबकि उसने ये सब कुछ झूठ कहा था और वो चोरी छुपे कांग्रेस रेडियो के द्वारा रेडियो की पॉडकास्ट करती है। अब धीरे धीरे करके अखबार में भी इसका इश्तेहार दे दिया जाता है। तो इस तरह से भारत को जोड़ने का काम शुरू हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं इमरान हाशमी मतलब कि राम मनोहर लोहिया को, जो कि अपना काम चुपचाप से करते हैं और बड़े ही ईमानदारी से करते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि उन्हें इस रेडियो कांग्रेस पर बहुत भरोसा है और इन लोगों को हमें हमारे साथ शामिल करना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो इस पॉडकास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, इसलिए वो इसे ट्रेस करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि इस रेडियो का प्रसारण जो है वो बम्बई से चल रहा है। अब एक दिन ऊषा अपना काम खत्म करने के बाद जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो घर पर अपने पिता के साथ चिट्टी सर को देख पाती है, जो कि लॉ के टीचर है। ये सारी चीजें देखने के बाद अब ऊषा के पिता को ये बात तो मालूम चल गई थी कि ऊषा उससे जरूर कुछ छुपा रही है। तो ऊषा उन्हें बता देती है कि वो कांग्रेस रेडियो के लिए काम कर रही है और उसने आपकी कसम भी झूठी खाई थी। ये सारी चीजें सुनने के बाद उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो ऊषा को कमरे में बंद कर देते हैं। और जब अगले सुबह ऊषा के पिता कमरे में जाते हैं तो वो वहाँ पर ऊषा को नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊषा तो खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग चुकी थी। उसने एक खत भी छोड़कर गई थी। उसने यहाँ पर लिखा था कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने देश से, और आपका प्यार जो है वो मेरे लिए बेड़ियों का काम कर रहा है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर जा रही है। तो इस तरह से ऊषा ने अपने घर को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो लोग आंदोलनकारियों से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ऊषा की मुलाकात पहली बार हुई थी राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया जब यहाँ पर ऊषा से मिलते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और वो यहाँ पर कौशिक और फहाद से भी मिलते हैं। जिसके बाद राम मनोहर जी बताते हैं कि तुम्हारी आवाज जो है वो देश के विभिन्न जगह पर पहुँच चुकी है, लेकिन हमें इस आवाज को पूरे देश तक पहुँचानी है और सारे देश को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को इस रेडियो के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया था, इसलिए उन्होंने एक अंग्रेजी ऑफिसर को हायर किया जो कि काफी चालाक था। यहाँ पर वो अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो अपना दिमाग चलाता है कि इस काम को कोई कर सकता है तो वो एक इंजीनियर ही है, और यहाँ पर उन्हें फिरदौस इंजीनियर के बारे में पता चलता है। जिसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बलवीर सिंह के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा रेडियो कांग्रेस जो है वो खतरे में है, इसलिए वो लोग जल्द से जल्द फिरदौस इंजीनियर के पास पहुंचते हैं। लेकिन तब तक तो वो अंग्रेजी ऑफिसर भी उसके घर तक पहुंच चुका था। यहाँ पर वो गन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे तो वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आखिर में सभी को बचाने की खातिर बलवीर सिंह खुद की जान दे देता है। जिसके बाद राम मनोहर जी उसकी श्रद्धांजलि में सभी को बताते हैं कि बलवीर सिंह की जान इस तरह से जाया नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी, और आजादी के लिए उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं थी। अब राम मनोहर की ये सारी बातें सुनने के बाद ऊषा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अब अपनी जान तक जोखिम में डालने लगी थी। तो ऊषा यहाँ पर कौशिक से कहती है कि तुम ये जो सब कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो या फिर देश के लिए कर रहे हो। यहाँ पर ऊषा से ये भी कहती है कि तुम देश के लिए कुछ करो या फिर ना करो, लेकिन मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। जिसके बाद इसी तरह से रेडियो का पॉडकास्ट चलता रहता है और भारत जोड़ने का ये कारवां आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अब देश के हर एक नागरिक तक ये आवाज पहुंच रही थी। वहाँ राम मनोहर जी अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके देते और रात को 8:30 बजे ऊषा जो है अपने रेडियो पॉडकास्ट पर उसे चलाती, जिससे कि सारा हिंदुस्तान सुनता और सभी लोग एक होने लगते। सारे हिंदुस्तान के अंदर अब जोश भर चुका था, सभी लोग एक होने लगे थे और अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब आजादी ज्यादा दूर नहीं है। और इस चीज से राम मनोहर जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी आवाज जो है वो पूरे देश तक पहुंच रही थी और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा था।
दूसरी तरफ वो अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो इन्हें ट्रेस करने में लगा हुआ था। तब उन्होंने पुलिस की एक ऐसी वैन को मंगवाई जो कि रेडियो सिग्नल को ट्रेस करने का काम करती है, जिसके बारे में राम मनोहर जी को खबरी के द्वारा पता चल गया था। तो यहाँ पर राम मनोहर जी बताते हैं कि अब अगर रेडियो पॉडकास्ट की तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रेडियो की पॉडकास्टिंग जो है वो करते रहते हैं। तो इस तरह से वैन जो है वो ढूंढने में लगी हुई थी और यहाँ पर ऊषा जो है वो अपना काम करने में लगी हुई थी। जैसे जैसे वैन उस बिल्डिंग के पास आती जाती तो कामत नाम का आदमी जो है वो ऊषा को सिग्नल दे देता और ऊषा के पास सिग्नल पहुंचने तक ऊषा इस प्रसारण को तुरंत ही रोक देती। तो वो अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो बिल्डिंग के आजू बाजू सभी जगह चेकिंग कर लेते हैं। उन्हें मालूम चल गया था कि लोगों ने हमें देख लिया है। तो यहाँ पर ऊषा और उसके पूरे सदस्य जो है वो जगह को बदल देते हैं। ये बात अंग्रेजी ऑफिसर को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। तो इस तरह से वो लोग जगह बदल बदल कर प्रसारण करने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऊषा जब प्रसारण कर रही होती है तभी अचानक से वो फिर से अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो उनकी बिल्डिंग के नजदीक आ चुके थे। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्डिंग के बारे में पता कर लिया था जो कि सुनसान बिल्डिंग थी। और यहाँ पर वो अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बिल्डिंग के सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता और उनकी तलाशी ली जाती। तो यहाँ पर ऊषा अपने रेडियो का पूरा बोरिया बिस्तर समेट के उसे ठिकाने लगा देती। आखिर में जब वो बाहर आती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि गोलियों चलने की आवाज के बाद भी तुम बाहर क्यों नहीं आई। तो ऊषा बताती है कि उसके पड़ोसी को पोलियो है और वो ठीक से चल नहीं सकता है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर अब वो आगे प्रसारण कैसे करेंगे और उन लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पर कामत नाम का बंदा जो है वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने एक नहीं बल्कि 2 वैन का यूज किया है और दोनों वैन को उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचाया। और जब वो दोनों ही हमारे बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उन्हें एक्यूरेट बिल्डिंग का पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर उनके पास इसका तोड़ था और वो यहाँ पर एक और ट्रांसमीटर को यूज करने का कहते हैं, जिससे कि वो लोग उन दोनों पुलिस वैन को गुमराह कर सकते हैं। ये प्लान एकदम सक्सेसफुल लग रहा था। लेकिन इसके बारे में पुलिस अफसरों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम भी 2 ट्रांसमीटर का यूज करते। तो ट्रांसमीटर को बनाने के लिए फिरदौस इंजीनियर की मदद ली जाती है और वो ट्रांसमीटर को बना लेता है। जिसके बाद वो लोग उस फिरदौस इंजीनियर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलने के लिए गया है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि फिरदौस इंजीनियर को उस अंग्रेजी ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया है और जो ट्रांसमीटर उसने बनाया है उसे भी पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है। तो अब अगर उन्होंने एक ही ट्रांसमीटर से प्रसारण किया तो वो बहुत ही आसानी से पकड़े जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर वो पकड़े जाएंगे। लेकिन ये स्पीच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि वो देश को ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं, इसलिए ये प्रसारण तो करना ही होगा। इसलिए तुम दोनों डिसाइड कर लो, मतलब कि ऊषा और फहाद, कि तुम दोनों में से ये प्रसारण कौन करेगा। जिस पर कि वो डिसाइड करते हैं कि ऊषा ही ये प्रसारण करेगी। जिसके बाद ऊषा उस जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कौशिक होता है। कौशिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, या तो पुलिस मुझे अंदर अरेस्ट करेगी या फिर इस कमरे के बाहर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो प्रसारण शुरू कर दिया जाता है और राम मनोहर लोहिया जी दिवाली के समय पर आजादी के आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उस अंग्रेजी ऑफिसर को इसके बारे में मालूम चल जाता है और वो लोग बिल्डिंग के नजदीक आने लगते हैं। कौशिक ऊषा से कहता है कि क्या हम इस रेडियो को ऑन करके यहाँ से जा नहीं सकते, जिस पर कि ऊषा कहती है कि हम इस प्रसारण को पूरा होने देना है। उससे पहले अगर पुलिस ने इसे बंद कर दिया तो पूरे देश तक ये आवाज नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना भी है और पुलिस को रोकना भी है जब तक कि प्रसारण पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पर वो सारे पुलिस वाले जो है वो बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं और कौशिक और ऊषा उन्हें रोकने में लग जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ पूरे भारत में राम मनोहर लोहिया जी की बात सुनने के बाद जोश जग आया था और सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सड़क पर आ चुके थे। और यहाँ आखिर में वो अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो ऊषा और कौशिक को अरेस्ट कर लेता है। और यहाँ देश के विभिन्न जगहों पर बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो सड़क पे उतर कर विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये पूरा आंदोलन पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और यहाँ जेल में ऊषा को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और कौशिक को भी, और वो उन्हें टॉर्चर करते हुए सिर्फ एक बात कहलवाना चाह रहे थे, इन सब के पीछे राम मनोहर लोहिया का हाथ है, ये बात वो कबूल कर ले। लेकिन ऊषा के मुंह से जय हिंद के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सुनने को मिलता है। तो फिर ऊषा को 4 साल की सजा हुई और उन्हें पूना के येरवाड़ा जेल में रखा गया, जिसके बाद उनके पिता ने एक चिट्ठी लिखी। 4 साल के बाद ऊषा बाहर आने वाली थी, जिस पर कि ऊषा के पिता कहते हैं कि जज साहब बनने के बाद उसे इतनी इज्जत नहीं मिली जितना उसका पिता बनने के बाद मिल रही है। तो अब आज के दिन ही ऊषा जो है वो येरवाड़ा जेल से रिहा होने वाली थी, जिसमें सबसे पहले वो अपने पिता और दादी से मिलती है। और जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है तो लगभग 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर ऊषा के स्वागत में खड़े हुए थे, क्योंकि वो अभी तक ऊषा ने जो किया है वो भूल नहीं पाए थे। और फिर 1946 में जब ऊषा जेल से रिहा हुई तब अंग्रेजी सियासत के खिलाफ आवाज उठाते हुए 20,000 लोगों ने उनका स्वागत करने रेलवे स्टेशन पर आए।
यह फिल्म उन अनगिनत गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो वही 1944 में राम मनोहर लोहिया जी को गिरफ्तार किया गया और जेल में ब्रिटिश ने उन पर कठोर अत्याचार किए। 1946 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई जारी रखी। तो ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद कर